आज हम कवक या फिर फंगाई को पढ़ेंगे और जो बैक्टीरिया में लैंगिक जनन है, जो सहयुग्मन से होता है, रूपांतरण से होता है, वो अभी मैं बता देती हूँ। ओके, चलो ठीक है। हम आज कवक या फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सबने नाम सुना होगा कवक का। कवक क्या होते हैं, फंगाई क्या होते हैं? देखो, आप सबने घर पे तो देखा ही होगा कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड हो गई या फिर जो हमारी रोटियां होती है, सब्जी होती है, अगर वो 1-2 दिन के लिए हम रख देते हैं, मान लो फ्रीज में नहीं रखा और आपने बाहर रख दिया, तो होता क्या है उसके अंदर कि व्हाइट व्हाइट सी फफूंद आ जाती है। ठीक है, सफेद सफेद सी फफूंद या फिर ब्लैक ब्लैक सी फफूंद आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वो एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का क्या है? फंगाई है। तो कवक को आप फफूंद भी बोल सकते हैं, ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, फफूंद। कवक को आप क्या बोल सकते हैं? फफूंद भी बोल सकते हैं, जो हम घर की लैंग्वेज के अंदर इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, कवक की बात करूं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टडी ऑफ फंगाई को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगाई यानी कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंगाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 2 वर्ड दिखते हैं एक जैसे, एक माइकोलॉजी होता है, एक फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एक तो क्या होगा? फाइकोलॉजी, और दूसरा क्या होगा? माइकोलॉजी। लेकिन अगर वहां पे स्टडी ऑफ फंगाई पूछा जाए, कवक का अध्ययन पूछा जाए, तो आप कहीं फंगाई से फाइकोलॉजी को रिलेट मत कर लेना, कहीं आप फंगाई को फाइकोलॉजी से रिलेट मत कर लेना, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस या फिर फंगाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर मैं फाइकोलॉजी की बात करूं तो यहां हम किसकी स्टडी करते हैं? एल्गीज यानी कि शैवालों के बारे में पढ़ा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ फंगस, फंगाई के अध्ययन को आप क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर फंगाई से फाइकोलॉजी रिलेट कर लिया ना तो सवाल गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रख लेना। ओके, अब देखो आगे कि जितने भी ये कवक होते हैं, हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ये अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक है, तो भोजन खुद क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, या फिर जैसे मैंने कहा कि प्रोटिस्टा है, कुछ प्रोटिस्टा जैसे युगलिना है, युगलिना भी अपना भोजन क्या कर सकता है? खुद बना सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। लेकिन कहीं आपने कवक में ऐसा नहीं सुना होगा कि कवक अपना भोजन खुद बना सकते हैं, कभी भी नहीं सुना होगा। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये जितने भी कवक हैं, कवक के अंदर क्लोरोफिल पूर्णतया, क्लोरोफिल कंप्लीटली पूर्णतया क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल इनके अंदर पूर्णतया क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब देखो, ये जो कवक है, अगर मैं इनके निवास स्थान की बात करूं कि ये कवक हमें कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, कवक हमें कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, तो एक तो आप क्या कहेंगे कि जो नमी वाली सतह है, नमी वाली सतह कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत नमी आ जाती है, जैसे मान लो कि आप भीग गए, आज आप बाहर गए थे मार्केट में, तो हुआ क्या कि आप भीग गए और आपने कपड़ों को क्या कर दिया? यूं इकट्ठा करके कहीं रख दिया, छेड़ा ही नहीं 10-15 दिन तक। क्यों? हम आलसी होते हैं ना, कपड़े धोने में जोर आता है। ठीक है, अगर हमें घर वाले धो देते हैं, मम्मी वगैरह, तो चल जाता है काम, वरना हमसे काम नहीं होगा। तो अब आप उसको 10-15 दिन बाद में देखोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको ये कवक लगे हुए मिल सकते हैं, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? फंगस मिलेंगे। यानी कि उसके अंदर क्या रह गई थी? नमी रह गई थी। तो आप क्या कहेंगे? जितनी भी जो नमी वाली सतह है, उनके ऊपर आप क्या देख सकते हैं? कवक देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ,
आप सबने देखा होगा कि जैसे मान लो आपने सब्जी बनाई तो सब्जी को काट के छिलके वगैरह रख दिए, फ्रूट खाए तो फ्रूट्स के छिलके रख दिए, और उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत क्या हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लग जाती है, सड़ने गलने लग जाते हैं। इसका मतलब समझ जाना कि उनमें क्या लग गया है, फंगस लग गया, उनमें क्या लग गया है, कवक लग गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सड़े गले पदार्थों पे भी किसकी उपस्थिति हो सकती है, कवक की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा जो मृत जीवी पदार्थ है, जो मृत पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थ, हम किसकी बात करेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे। ये मृत कार्बनिक पदार्थ पे भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है, कवक की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये कवक है, डंग केक, डंग केक कहां उग सकता है, गोबर पे, डंग केक बोलते हैं गोबर को, डंग केक, यानी गोबर पे भी क्या उग सकते हैं, ये फंगस उग सकते हैं। ठीक है, और उन फंगस को क्या कहा जाता है, कोप्रोफिलस नाम से जाना जाता है। वो फंगस जो हमें डंग केक या फिर गोबर पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोप्रोफिलस नाम से जाना जाता है, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। ये क्या है, कोप्रोफिलस कवक है जो कहां पाया जाता है, डंग केक यानी कि कवक के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में भी क्या हो सकता है, कवक हो सकता है। देखो आपने देखा होगा कि हमारे बाल, और मैं किसकी बात कर रही हूं, हमारे नाखून की बात कर रही हूं, हमारे बाल और नाखूनों में भी क्या लग सकता है, कवक लग सकता है, और इनको क्या बोला जाता है, किरेटिनोफिल्स। आपको पता है बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किरेटिन। कौन सी पाई जाती है, किरेटिन। तो इनको क्या बोला जाता है, किरेटिनोफिलस। इनको क्या कहा जाता है, किरेटिनोफिलस। ये किरेटिनोफिलस क्या है, कवक है, और ये कवक कहां लग जाते हैं, हमारे बाल और नाखूनों के अंदर लग जाते हैं। देखो आप सबने देखा होगा कि अभी जो मौसम चल रहा है, एक चीज नोटिस करना, मैं आपको कुछ बातें वो भी बताती हूं जो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। अब इस टाइम पे आप नोटिस करना कि रेगुलर जब बारिश हो रही होती है तो एनवायरमेंट में क्या रहती है, नमी रहती है। नमी का मतलब थोड़ा नमी वाला, आर्द्रता, नमी रहती है। तो होता क्या है कि इस नमी वाला जो वातावरण है उसमें कवक क्या हो सकते हैं, आसानी से पनप सकते हैं, कवक आसानी से पनप सकते हैं। तो आप क्या मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने 4-5 दिन से हेयर वॉश किए, कि आप, अब होता क्या है कि नमी के अंदर एक तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, और पसीना आएगा तो उस पसीने के अंदर क्या पनपने लग जाएंगे, ये कवक पनपने लग जाएंगे। तो आप डेली अगर हेयर वॉश कर रहे हो, डेली भी नहीं तो 1-2 दिन से कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि आपका जो हेयर्स है उनकी रूट के अंदर जो पसीना जम गया था, वो पसीना है या फिर अन्य जो पदार्थ है वो क्या हो गए, वहां से निकल गए हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इस टाइम पे आप नोटिस करना, इस टाइम पे स्किन सबसे ज्यादा खराब होती है, प्लस हेयर फॉल सबसे ज्यादा होता है, बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं, स्किन भी खराब होती है, स्किन पर डार्क स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, या फिर ऐसे स्किन की टैनिंग, टैनिंग का नाम सुना होगा, स्किन टैनिंग होने लग जाती है। टैनिंग मींस स्किन में क्लियरिटी नहीं आती, कलर जैसे अपने फेस का ही कलर होता है, कहीं से बिल्कुल व्हाइट होता है, फिर आगे से थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है, फिर व्हाइट होता है, फिर ब्लैक होता है, इस तरीके से। तो स्किन पे टैनिंग आने लग जाती है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये नमी वाला टाइम है और पसीने आते हैं। पसीने के टाइम पे आपको पता ही है कि पसीने में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं और वो हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि फंगस है वो कहां कहां पनप सकते हैं। हम डेली लाइफ से इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में हो सकते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनमें भी पाया जाता है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि अचार में भी कवक उग जाते हैं, हाँ भाई भोजन ही तो है, भोजन को तो खराब करते हैं कवक। थोड़े टाइम के लिए आप रख दो, राइजोपस खराब कर देता है भोजन को। तो जैसे अचार हो गया, आपकी रोटियां हो गई, सब्जी हो गई, थोड़े टाइम बाद जो भी भोजन है उस पे क्या लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, टॉक्सिक बनने लग जाते हैं उसमें। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि बाल और नाखूनों पे भी क्या हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, हम इसे केरेटिनोफिल्स कहेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो डंकेक होता है, गोबर है, इस पे भी कवक उगते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोप्रोफिलस कवक के नाम से जाना जाता है। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में आई? ये बात समझ में आई कि कवक की उपस्थिति हम कहां कहां देख सकते हैं, कवक कहां कहां हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि कवक के अंदर आप क्या बोल रहे हो कि कवक में क्लोरोफिल तो है नहीं। मैं एक बार इसको यहां से मिटा रही हूं।
हमने क्या पढ़ा कि कवक के अंदर क्लोरोफिल तो है नहीं। अब ये कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करता होगा, इसके पास कौन से विकल्प होंगे जिससे कवक अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो ये बात सुनो कि ये जो कवक है, ये कवक अपना जो भोजन है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। भोजन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। जैसे हम हैं, हम भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कहाँ, लीवर में, किस रूप में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जैसे प्लांट है, प्लांट भी क्या करते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वो किस रूप में करेंगे, आपके स्टार्च या फिर मंड के रूप में करेंगे। तो कवक अपना जो भोजन है, ये इंपॉर्टेंट है, कवक अपना भोजन किस रूप में संग्रहित कर सकते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो मानव है, ये मानव है, वो क्या कर सकता है, भोजन को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऐसे ही जो कवक है, कवक भी क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखो ये जो कवक है, ये जो कवक है, कवक कभी सिंगल नहीं पाया जाता। कवक कभी भी सिंगल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। भाई देखा है क्या किसी ने कि भाई ये रोटी है, रोटी पे कौन सा कवक लगता है, राइजोपस लगता है। कौन सा लगता है, राइजोपस। कभी आपने देखा है कि भाई ये रोटी पे एक राइजोपस है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कितने राइजोपस इसमें लगे हुए हैं। तो आप क्या कहोगे कि कवक कभी सिंगल नहीं पाए जाते, ये हमेशा अपना ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप या फिर आप क्या कह सकते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। तो इनकी पूरी जो कॉलोनी है उसी को हम कवक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, कवक का। तो आप समझ जाना कि कवक कभी सिंगल नहीं हो सकते, कवक हमेशा अपनी एक कॉलोनी बना के चलते हैं, एक दूसरे का साथ दे के चलते हैं। ठीक है, कभी अकेले रहना इनको पसंद नहीं है। ओके, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि ये जो कवक है, देखो कवक के बाहर की तरफ, जैसे ये कोई कवक है, कवक के बाहर की तरफ भी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने पढ़ाया है आपको सेल वॉल वाले चैप्टर में या फिर सेल वाले चैप्टर में कि कवक के बाहर भी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ये जो सेल वॉल है, ये जो कोशिका भित्ति है, आपको पता है कि प्लांट में किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। बैक्टीरिया में किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से। और ये जो कवक है, ये जो फंगस है, कवक में ये किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से। कवक में किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से। अच्छा सवाल बनता है कि कवक की कोशिका भित्ति या सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, काइटिन से। हाँ शिलेश यादव जी कर लिया। अब मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आप कमेंट करो तो मैं देखती जा रही हूँ। हाँ, और लास्ट में बात हम करते हैं, 5-6 मिनट मैं आपको टाइम देती हूँ ना रोजाना। तो आप आओ तो बस चुपचाप पढ़ने लग जाया करो, और उसके बाद एंड के अंदर आपको जितनी भी बात करनी सारी बोल दिया करो। मैं 5 मिनट नहीं, आज से 10 मिनट सुन लूंगी, 3:10 तक मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो टाइम फ्री है 3 बजे बाद, मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ गए सारे? तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है किसी को, बस याद रखो। कवक के बाहर की तरफ जो सेल वॉल पाई जाती है, वो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। ओके, ये बात आपको समझ में आई कि कवक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर सकते हैं। कवक कभी सिंगल नहीं होते, कवक हमेशा क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। कवक हमेशा क्या बनाते हैं, कॉलोनी। और कॉलोनी के अंदर देखिए कि कवक के बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, जो इसको क्या करती है, सुरक्षित रखती है। कि जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, ठंड बहुत ज्यादा हो गई, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो कवक क्या हो सकता है, वहां पे कवक की डेथ हो सकती है। तो उसको बचाने रखने के लिए क्या पाई जाती है, सेल वॉल, जो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। अब देखो ये जो कवक है, ये जो फंगाई है, हमने पढ़ लिया था कि सभी फंगाई, सभी प्लांटी, सभी एनिमेलिया क्या होते हैं, आप क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। आप क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, यानी कि सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव हैं। और यूकैरियोटिक जीव देखो
एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो फंगाई है, जो ये कवक है, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक में तो कौन आएगा? मोनेरा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक में कौन आएगा? प्रोटिस्टा। जो तीन बच गए हैं आपके, कौन कौन सा? फंगाई बच गया, प्लांटी बच गया और एनिमेलिया बच गया। सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो हमारा जो मेन टॉपिक था ये था इनके भोजन का, ये था इनके भोजन का कि आखिरकार अगर कवक अपना भोजन खुद नहीं बना सकते तो ये भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भाई खुद बना नहीं सकते। अब हमारी तरह थोड़ी होता है कि सब कुछ फैसिलिटी होती है, पैसे कमा रहे हैं, अपना राशन लेके आ रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। कवक है, आपको पता है बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं। अब ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? कवक कहां से प्राप्त करेंगे? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भोजन प्राप्त करने के इनके तीन स्रोत हो सकते हैं। कितने स्रोत? तीन स्रोत। आपको तीनों को अच्छे से याद रखना है। पहला इनका स्रोत हो सकता है सहजीवी बनना। ये क्या बन जाते हैं? सहजीवी बन जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। दूसरा ये क्या बन जाते हैं? ये परजीवी भी बन सकते हैं। परजीवी का मतलब पैरासाइटिक। परजीवी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक बोलेंगे, ठीक है। फिर आप तीसरे नंबर पे आप इसको क्या बोल रहे हैं? सहजीवी बोल रहे हैं। आप इसको क्या बोल रहे हैं? परजीवी बोल रहे हैं। और तीसरे नंबर पे ये क्या हो सकते हैं? ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। यानी भोजन के आधार पर ये जो कवक है ये कितने प्रकार से हो सकते हैं? तीन प्रकार से हो सकते हैं। या तो सहजीवी होंगे, या परजीवी होंगे, या फिर कैसे होंगे? मृतोपजीवी होंगे। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सहजीवी को आप क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। सहजीवी को आप क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक, यानी कि साथ साथ चलना, एक साथ चलना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सहजीविता का गुण बोलते हैं। और ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है कि कवक किसके साथ सहजीविता का गुण दिखाता है? कवक कौन से जीव के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना सकता है पता किसी को? पता है किसी को? सहजीवी और परजीवी क्या होगा? बता रही हूं राजेंद्र वर्मा जी, बिल्कुल बता रही हूं। क्लास को शेयर करो भाई, तुम क्लास को शेयर नहीं कर रहे। चलो ठीक है, तुम शेयर कर देना ना याद से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बताया। देखो सहजीविता का गुण कवक किस किस के साथ दिखा सकता है? तो सबसे अच्छा जो सहजीविता का उदाहरण है, ध्यान से सुनना, सबसे अच्छा जो सहजीविता का उदाहरण है वो क्या होता है? आपका लाइकेन होता है। वो क्या होता है? लाइकेन। और मैंने आपको लाइकेन के बारे में बताया है। सबसे अच्छा सहजीविता का लक्षण क्या है? लाइकेन है। और ये लाइकेन कब बनता है? जब कवक प्लस सेवाल, यानी कि कवक और सेवाल आपस में अपना सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, अपना सहजीवी रिलेशन बनाते हैं, तो ही उसे आप क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इसके साथ हमारा ये जो कवक है, ये कवक साइकस के पादपों के साथ भी क्या बनाता है? रिलेशन बनाता है। कवक है, ये साइकस पादपों की जड़ों के साथ भी क्या बना सकता है? रिलेशन बना सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, सहजीवी लक्षण होते हैं। आप क्या कहेंगे कि जब कवक और सेवाल एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उसे ही आप क्या कह रहे हैं? लाइकेन कह रहे हैं। अब ये एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं भाई? ये एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं? ये एक दूसरे के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि कवक अपना भोजन नहीं बना सकता, जबकि सेवाल फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से क्या बना सकता है? भोजन बना सकता है, ठीक है। भोजन में ये क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये कवक क्या करेगा? इस सेवाल को, कवक क्या करेगा? इस सेवाल को मिनरल्स देगा। मिनरल्स का मतलब खनिज लवण। अब देखो खनिज लवण तो बनाने नहीं होते, खनिज लवण तो ये क्या करेगा? बाहर से किसी भी जीव से ले लेगा। और कवक सेवाल को क्या प्रोवाइड करवाएगा? वाटर प्रोवाइड करवा दिया, खनिज लवण प्रोवाइड करवा दिया। अब ये खुद भोजन नहीं बना सकता, तो इसको जो ये भोजन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन दे देता है? सेवाल दे देता है। तो इन दोनों का काम क्या होता रहता है? चलता रहता है। तो साथ रहने में कहां दिक्कत है भाई? जब हमारा, अब दिख रहा है सभी को? ये लाइट वाली प्रॉब्लम हो जाती है कई बार।
अरे दिख रहा है क्या सभी को? मैडम आंखें तो खोलो। सुक्षा बिश्नोई जी, अब चल रहा है क्या सही से? अरे दिख रहा है क्या सभी को? ओके चलो भाई। ओके ओके ओके, चलो आप लोगों को दिख ही रहा है। एक बार बस मैं कमेंट सेशन चालू कर लेती हूं आप लोगों का। चलो भाई, हो गया हो गया। ओके ओके ओके, इतने सारे कमेंट। ओके चलो, तो हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे कि सहजीविता का गुण। सबसे अच्छा जो सहजीविता का एग्जाम्पल है वो क्या देखने को मिलता है हमें? लाइकेन देखने को मिलता है। फिर देखो, अब देखो इस कवक के हम भोजन प्राप्त करने के स्थल देख रहे थे कि कवक कैसे अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे? पहले तो एक सहजीवी का गुण इसके अंदर पाया जाता है कि ये सहजीवी का गुण प्राप्त करता है और सहजीविता के साथ अपना क्या कर लेता है? भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब मैंने दूसरा क्या लिखा कि ये परजीवी हो सकता है, ये पैरासाइटिक भी हो सकता है। अब पैरासाइटिक या फिर परजीवी का मतलब क्या है? पैरासाइटिक या फिर परजीवी का मतलब है दूसरे जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। जब ये किसी सजीव पर होगा, कवक अगर किसी दूसरे जीव पर होगा, दूसरे पदार्थों पर होगा, तो ये अपना भोजन क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि दूसरे जीवों पर कौन सा जो कवक है ये निर्भर रहता है परजीवी के रूप में, तो आप क्या कहते हैं? परजीवी के रूप में। जैसे आपने पिक्सीनिया का नाम सुना होगा, पिक्सीनिया नाम सुना है किसी ने? पिक्सीनिया कवक, आज से याद रख लेना। एग्जाम्पल, पिक्सीनिया जो कवक है आपका, कौन सा कवक? पिक्सीनिया कवक। ये पिक्सीनिया कवक क्या करता है? पिक्सीनिया कवक अपना भोजन कोई दूसरे जीवित जीवों पर उगने लगता है और उनसे अपना भोजन क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। यानी कि परजीवी, पर का मतलब दूसरों पे और जीवी का मतलब जीवन यापन करना, किसी दूसरे के सहारे उसके ऊपर क्या रहना? निर्भर रहना, उसे हम क्या कहते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर होना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से कवक ऐसे हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे गेहूं का कीट रोग हो गया, आपके मूंगफली का रोग है एक, सरसों का श्वेत कीट रोग है, आलू का अंगमारी रोग है। ठीक है, तो ये नाम सुने होंगे आपने। गन्ने का जो गन्ने के अंदर जो रेड रेड बन जाते हैं, लाल सड़न रोग जिसे कहते हैं, वो भी किसके कारण होता है? इन कवकों के कारण होता है। क्यों? क्योंकि कवक उनके ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। किसके लिए? अपने भोजन के लिए। और वो उनके अंदर क्या कर देते हैं? संक्रमण कर देते हैं, जिस वजह से उसमें क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये पिक्सीनिया जो कवक है ये किसका एग्जाम्पल है? एक परजीवी कवक का एग्जाम्पल है। अब देखो, आपने एक नाम सुना होगा कसकूटा का, नाम सुना है क्या? कसकूटा। और इस कसकूटा को हम क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। सबने देखी भी होगी, सबने देखी है कसकूटा या अमरबेल? झाड़ियां तो देखी होगी, झाड़ियों पे सबसे ज्यादा येलो येलो पीली पीली सी दिखाई देती है, उसे आप क्या कहते हैं? कसकूटा या फिर अमरबेल। देखी है ना सबने? भाई जो झाड़ियां होती है या फिर जो पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, जैसे मोस्टली रिंजिका का नाम आपने सुना होगा। रिंजिका सुना है सबने? आवाज मिस हो रही है। ठीक है, तो अमरबेल किस पे पाई जाती है? या तो झाड़ियों पे पाई जाएगी, या फिर आप क्या कहेंगे कि जो पशुओं को खिलाने वाला जो चारा होता है, ठीक है, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, जैसे रिंज का आप सबने देखा होगा, तो उसके अंदर उसके ऊपर एक पीली पीली सी क्या लग जाती है?
पीली पीली सी बेल सी लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अमर बेल। नाम सुना होगा, घर वाले बोलते हैं भाई अमर बेल है, कसकुटा है। ये अमर बेल कसकुटा क्या करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। नुकसान कैसे भाई, नुकसान इतना तो नहीं पहुंचाती, लेकिन ये एक परजीवी है। ये कसकुटा अमर बेल क्या होती है, परजीवी है। देखो ये पादप होते हुए भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। कसकुटा अमर बेल पादप है लेकिन फिर भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। ये दूसरे पौधों पर क्यों उगती है, इसीलिए उगती है, ये उनसे क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है। उनसे क्या प्राप्त करेगी, पोषण प्राप्त करेगी। तो अमरबेल कसकुटा, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि परजीविता क्या होती है, दूसरों पे डिपेंड होना, किसके लिए, अपने फूड के लिए। तो ऐसे ही जो पिक्सीनिया कवक है, ये भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है परजीविता की फॉर्म के अंदर अपना फूड प्राप्त करने के लिए। ओके, चलो अब दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, मृतोपजीवी। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी। अब इस मृतोपजीवी का मतलब क्या है, मृतोपजीवी के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कवक ऐसे होते हैं, अगर किसी जीव की मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद ये मृतोपजीवी समझ रहे हैं ना नाम से, कि अगर मान लो किसी जीव की मृत्यु हो गई, कोई एनिमल था उसकी मृत्यु हो गई, पादपों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये क्या करेंगे कि जिन जीवों की मृत्यु हो गई उन कार्बनिक पदार्थों से, उसके कार्बनिक पदार्थों को क्या करेंगे, डीकंपोज्ड करेंगे, यानी अपघटित करेंगे, और उनसे क्या प्राप्त करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। तो जो मृत जीवों, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने नाम सुना है पेनिसिलियम नोटेटम का, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलियम एक पेनिसिलिन औषधि एंटीबायोटिक प्राप्त की गई थी। तो जो ये पेनिसिलियम नोटेटम हो गया, एक जो अपना राइजोपस पेनिसिलियम है, ये सारे कवक ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी पदार्थों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। यानी एक बात तो हमें समझ में आई कि कवक है उनको भोजन चाहिए, अब वो भोजन किसी से भी लो, चाहे उसे किसी के साथ रहना पड़े, चाहे उन्हें किसी पर परजीवी के रूप में रहना पड़े, चाहे उन्हें मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करना पड़े, लेकिन ये अपना फूड क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना है कि वो खुद नहीं बना सकते। तो ये बात समझ में आई होगी कि कवक को अगर अपना भोजन प्राप्त करना है तो वो भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो भोजन के लिए आपको पता है सहजीविता, परजीविता और मृतोपजीवी का गुण निभाते हैं। ये बात आपको समझ में आई। चलो आगे, चलो भाई। अब देखो इसके बाद ये जो कवक है, इन कवक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, लाभदायक कवक कौन कौन से हैं, यहां से अच्छा सवाल पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि मोल्ड फंगाई किसे कहते हैं, ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। अब किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कि ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं, एल्कोहल कौन से कवक से प्राप्त की जाती है, या फिर आप कहेंगे कि बैकर फंगाई हम किसको कहते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। खाने वाला कवक कौन सा होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे लाभदायक कवक, लाभदायक कवक जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है, फंगाई जो हमें प्रॉफिट देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले लाभदायक कवक में मैं एक नाम लिखती हूं, आप सबने सुना होगा, छत्रक का नाम सुना है, छत्रक, मशरूम या फिर छत्रक, छत्रक का नाम आप सबने सुना होगा, छत्रक। आप अरे ये नहीं देखा क्या, बारिश के दिनों में हम क्या देखते थे कि जहां पे थोड़ा अपशिष्ट पदार्थ गिरा हुआ होता है वहां पे ऐसे छतरी नुमा उग जाते हैं, देखा होगा, वो फंगाई होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम छत्रक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अगेरिकस, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, अगर छत्रक नहीं पता है तो आप अगेरिकस भी इनको बोल सकते हैं, अगेरिकस। हम इसे सांप की छतरी बोला करते थे, सबको पता होगा कि सांप की छतरी है, बारिश में यहाँ सांप आके रुकता है, कुकुर मुताबिक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये छत्रक है या फिर अगेरिकस है। ये मैं उस छत्रक की बात नहीं कर रही हूँ, छत्रक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी आप उगने वाले को तोड़ के क्या कर लो,
सब्जी बनाने लग जाओ, नहीं। कुछ छत्रक ऐसे भी होते हैं जो विषैले होते हैं, जिनसे मृत्यु हो सकती है। तो कुछ छत्रक जिसे हम क्या कहते हैं, अगेरिकस। ये अगेरिकस कैसा होता है, खाने योग्य होता है। अगेरिकस कैसा होता है, खाने योग्य होता है। इसकी सब्जी बना के क्या की जा सकती है, खाई जा सकती है, और इसमें अच्छी प्रोटीन भी होती है, यानी कि कवक को खाया भी जाता है। और वो खाया जाने वाला कवक कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, छत्रक। लेकिन छत्रक भी कौन सा है, अगेरिकस है, अगेरिकस। इसके अलावा अगर और भी छत्रक ऐसे हैं जो विषैले होते हैं, जिनकी मतलब नॉन सेंस कंडीशन में, जैसे मान लो हमें पता ही नहीं है और हमने क्या किया कि कोई भी छत्रक उठाया और उसकी सब्जी बना के खा ली, ठीक है, तो गलत बात है भाई, पॉइजन भी होता है इनमें, व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो आप याद रखेंगे ये जो अगेरिकस है, अगेरिकस को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। इससे क्या की जा सकती है, सब्जी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो और इनका कहां कहां यूज होता है कवक का। तो दूसरा आप क्या लिखेंगे, ये जो यीस्ट है भाई, यीस्ट का नाम अब आप सबने सुना होगा, हम बहुत बार सुनते हैं कि यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर। ये यीस्ट पाउडर है क्या भाई, एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का फंगाई है। अब देखो ये जो यीस्ट कवक है, इस यीस्ट कवक का उपयोग जो इंडस्ट्री है वो एल्कोहल बनाने में करती है। क्या बनाने में करती है, एल्कोहल बनाने में, एल्कोहल बनाने में करती है। एल्कोहल बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, यीस्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रख लेना कि एल्कोहल बनाने के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है, तो आप क्या कहेंगे, यीस्ट का उपयोग हम एल्कोहल बनाने में कर सकते। अब बात ध्यान से सुनो कि जब यीस्ट से अल्कोहल बनाई जाती है तो आपको पता है कि एथिल अल्कोहल क्या होती है, C2H5OH। C2H5OH ये किसका फॉर्मूला है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसके साथ एक गैस निकलती है, कौन सी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो इस गैस को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। इस गैस को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे कि इस यीस्ट कवक के उपयोग करके शर्करा से, जैसे जो हो गया, फ्रूट्स में जैसे आपका अंगूर हो गया, इनसे क्या करते हैं, अल्कोहल इन्हीं से तो बनाई जाती है, जो वगैरह से, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अल्कोहल के साथ में जो CO2 गैस निकलती है उससे क्या बना देते हैं, ड्राई आइस बना देते हैं। और इस ड्राई आइस को भी वो क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोनों तरफ से उनको प्रॉफिट मिलता है कि एक तो अल्कोहल बिक रही है और साथ में उन्होंने CO2 को क्या बना दिया, शुष्क बर्फ बना दिया, ड्राई आइस बना दिया, और फिर ड्राई आइस को क्या किया, बेचने लग गए। यानी कि दोनों तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे। ये भी बन सकता है कि शुष्क बर्फ कब बनती है, तो आप कहेंगे कि जब ग्लूकोज का यीस्ट की उपस्थिति में हम किण्वन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है और उसके साथ में CO2 बनती है। तो इस शुष्क CO2 को क्या कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ। सवाल बनता है शुष्क बर्फ का फॉर्मूला बताओ। सवाल क्या बनेगा, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला बताओ, ड्राई आइस का फॉर्मूला बताओ। तो आप क्या कहेंगे, CO2। क्या होता है, CO2। ओके, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। देखो यही यीस्ट है, यीस्ट कवक भी एक प्रकार का नहीं होता, यीस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब मैं जिस यीस्ट की बात करूंगी उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस। इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी होता है। ध्यान से सुन लो, इस यीस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी है, ठीक है। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी है, ये कवक क्या होता है, वे इंडस्ट्रीज जो डबल रोटी बनाती है, यानी कि डबल रोटी वगैरह जहां बनती है, इडली वगैरह, डोसा जो भी बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बेकर उद्योग कहते हैं। आप क्या कहेंगे, बेकर इंडस्ट्रीज या फिर बेकर उद्योग। बेकर उद्योग के अंदर जो ये डबल रोटी बनाने के लिए कौन सा यीस्ट काम में लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी को काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए
भाई आप सबने खमीर उत्पन्न करने के लिए खमीरीकरण किया जाता है। खमीरीकरण का मतलब समझ गए, वहां पे किण्वन करवाया जाता है, खमीर उत्पन्न किया जाता है, ताकि क्या हो कि अगर ये यीस्ट पाउडर जैसे डबल रोटी बनानी है तो आटे में क्या डाल दिया, ये एक सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी का पाउडर डाल दिया तो आटा क्या होगा, स्पंजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे और उनसे कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, और जब CO2 गैस बाहर की तरफ निकलेगी तो वो छोटे छोटे पोर से बन जाएंगे, जिसकी वजह से उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, खमीरीकरण कहते हैं। ठीक है, खमीर पैदा होना, और वो जो आटा है वो कैसा हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। जो डबल रोटी वगैरह बनेगी वो फुली फुली अच्छी और सॉफ्ट बनती है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं वहां पे, यीस्ट या फिर सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी का उपयोग करते हैं। इसीलिए यीस्ट को क्या कहा जाता है, बेकर यीस्ट भी कहा जाता है। इस यीस्ट को क्या कहा जाता है, बेकर यीस्ट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बेकर यीस्ट किसे कहें, बेकर यीस्ट किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, बेकर यीस्ट हम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को कहते हैं, जो डबल रोटी बनाने में उपयोग में लिया जाता है। किसके अंदर, बेकर उद्योग या फिर बेकर इंडस्ट्रीज के अंदर। आई बात समझ में इतनी? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लाभदायक कवक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अगेरिकस को पढ़ा कि अगेरिकस का उपयोग हम खाने के रूप में कर सकते हैं। यीस्ट कवक का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल के साथ में क्या निकलती है, डबल रोटी में करते हैं खमीरी। अरे डबल रोटी बना रहे हैं तो खमीरीकरण तो होगा ना भाई, अनोक्सी श्वसनी तो होगा, अनोक्सी श्वसनी तो कराना है हमें यीस्ट पाउडर डाल के। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और उस CO2 गैस को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, शुष्क बर्फ में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, CO2 को कहते हैं। ऐसा यीस्ट जिसे हम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, इसे बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और बेकर यीस्ट का उपयोग डबल रोटी या फिर बेकर उद्योगों के अंदर किया जाता है। चलो आगे। अब अगला कवक देखो जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। देखो अगला कवक है आपका पेनिसिलियम नोटेटम, जो आप सबको पता होगा। पेनिसिलियम नोटेटम से हम क्या प्राप्त करते हैं, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, कवक है, और पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी, और किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या बनाई थी, एंटीबायोटिक बनाई थी, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन था। और ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई थी, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई थी। आई बात समझ में? किस किस को समझ में आया कि कवक क्या है, कवक कैसे अपना भोजन ले सकता है? आप लाभदायक कवक की बात करेंगे तो लाभदायक कवक कौन कौन सा हो सकता है? आई बात समझ में सभी को? जल्दी से बता दो। मेरे को क्या नाम, प्रिंस चौधरी जी, क्या हुआ? याद में आ गया, क्या लिखा है आपने गुजर जी? चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे चलूं अब। ओके ओके, चलो चलो आगे चलो।
अब देखो, आपने देखा होगा कि कुछ कवकों से हम एंजाइम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल बन जाता है कि कवक से कौन कौन से एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। नाम नहीं पूछेगा, सवाल क्या पूछता है कि कौन कौन से जो एंजाइम है वो कवक से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप अब लिख लेंगे कवक से प्राप्त किए जाने वाले एंजाइम, या फिर आप सीधा लिख लो कवक से प्राप्त एंजाइम, कवकों से प्राप्त एंजाइम, कवकों से प्राप्त एंजाइम। ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो कवक से प्राप्त किए जा सकते हैं? कवक से प्राप्त एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो आप लिखेंगे एमाइलेज। पहला एंजाइम कौन सा लिखेंगे? एमाइलेज। और आपको पता है कि एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मैं पीछे पढ़ा चुकी हूं, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब ये बात तो मैं पीछे पढ़ा चुकी हूं, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप इतना याद रखो कि कवक एमाइलेज है, ये एंजाइम किससे प्राप्त किया जा सकता है? कवक से। देखो हमारे अंदर तो बन रहा है, स्लाइवा बना रही है एमाइलेज, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़े तो कवक से भी क्या प्राप्त किया जा सकता है? एमाइलेज प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज, इसको इन्वर्टेज कहा जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम का नाम सबने सुना होगा। ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है ये भी किससे प्राप्त किया जा सकता है? कवक से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा आपका जो पैक्टिनेज है, पैक्टिनेज किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये तीन प्रकार के, हाँ, यीस्ट से इन्वर्टेज और एस्परजिलस से क्या प्राप्त किया जाता है? आपका एमाइलेज। यहां लिख सकते हैं आप, इन्वर्टेज किससे प्राप्त किया जाता है? यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। इन्वर्टेज किससे प्राप्त किया जा सकता है? यीस्ट से। एमाइलेज जो आपका एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स या फिर एस्परजिलस नाम का एक फंगाई है, इससे भी क्या प्राप्त किया जा सकता है? एमाइलेज प्राप्त किया जा सकता है। और आपका पैक्टिनेज भी क्या किया जा सकता है? इन कवकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट था जो लाभदायक कवक है उनके। फिर ये हमारे लाभदायक कवक क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। आ गई बात समझ में? एमाइलेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया। ये एंजाइम हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? कवकों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे समझ में ये पूछ लिया जाए कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो एमाइलेज एस्परजिलस से, इन्वर्टेज यीस्ट से, और पैक्टिनेज का भी पूछे तो आप यहां पेनिसिलियम लिख सकते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नामक कवक से, पेनिसिलियम नामक कवक से क्या प्राप्त किया जा सकता है? पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जा सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई। ये हमने पढ़े हैं लाभदायक कवक जो हमारी डेली लाइफ के अंदर काम में आते हैं। हो गया इतना? चलो आगे। ओके, चलो भाई। अब आप नोट लगा के लिखेंगे एक बात, नोट लगा के लिखेंगे राइजोपस को। राइजोपस क्या है? कवक है। कहां उगता है? रोटी पे। तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। हिंदी में लिख देती हूं, हिंदी में समझ में आ जाएगा। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। मोल्ड कवक को ही कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ब्रेड का मतलब हम किसकी बात करेंगे? रोटी की बात करेंगे। तो ये राइजोपस किस पे उगता है? रोटी पर उगने वाला कवक, रोटी पर उगने वाला कवक। अच्छा सवाल बन सकता है कि रोटी पर उगने वाला कवक कौन सा होता है? रोटी पर जो फफूंद आ जाती है, उस फफूंद का कारण क्या है? तो आप इसे क्या कहेंगे? राइजोपस। और इस राइजोपस को क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। मोल्ड क्या है? मोल्ड क्या है? मोल्ड, हम कवक की ही बात कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ब्रेड मोल्ड कहेंगे। हाँ, एस्परजिलस को आप क्या कह सकते हैं? ब्लू मोल्ड भी कह सकते हैं। नोट लगा के लिख ही लेना। दूसरा एस्परजिलस, एस्परजिलस कवक को क्या कहते हैं आप? एस्परजिलस कवक को ब्लू मोल्ड कहा जाता है। ब्लू मोल्ड इसलिए कहते हैं, ये पानी पे ज्यादा दिखाई देता है, ब्लू मोल्ड कहा जाता है। ये पानी पे उग सकता है, थोड़ी बहुत नमी हो वहां पे ये कवक क्या कर सकता है? पनप सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लू मोल्ड भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में?
राइजोपस को आप ब्रेड मोल्ड कहेंगे क्योंकि ये रोटी पे उग सकता है। एस्परजिलस को आप क्या कहेंगे? एस्परजिलस कवक को आप ब्लू मोल्ड कहेंगे क्योंकि ये मोस्टली जो नमी वाले क्षेत्र हैं जहां पे थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है वहां पे भी क्या हो सकता है? उग सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्या बोल रहे हो मनकेश जी आप? भतीजा चौधरी पूजा जी क्या बोल रहे हैं? कौन है आपका भतीजा? LST बताएंगे बताएंगे, अभी तो आपसे पूछना भी तो है मुझे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा उसकी बात कर रहे हो क्या? ग्रीन का जी, ओके ओके, हाँ वो का वही है बिल्कुल। मैम रिप्रोडक्शन किस में बात करें? रिप्रोडक्शन में ये लैजिनिक एसिड होता है एक LSD, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अरे सब्जी रोटी इन सब पे यही कवक उगता है, राइजोपस से। मतलब जो भोजन होता है ना, खाने योग्य पदार्थ जो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं तो उन पे राइजोपस ही उगता है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्डी कहा जाता है। क्लास का टाइम होता है प्लीज, कितने टाइम पे होती है? क्षत्रिय किशन सिंह जी 2 से 3, 2 से 3 और सुबह 8 से 9, 2 क्लासें चलती है, एक 2 से 3 होती है, दूसरी 8 से 9 होती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ, टाइम है तो। बैक्टीरिया में जनन, देखो बैक्टीरिया में जो लैंगिक जनन होता है ना, वो मोस्टली 2 प्रकार से होता है। एक होता है सहयुग्मन से और एक होता है रूपांतरण से। सहयुग्मन और रूपांतरण का मतलब क्या होता है? आपने ये सुना है क्या? F पॉजिटिव बैक्टीरिया, F नेगेटिव बैक्टीरिया, तब तो समझ में आ जाएगा आराम से। एक रूपांतरण होता है, दूसरा सहयुग्मन होता है, जिससे बैक्टीरिया लैंगिक जनन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ओम सिंह भाटी जी, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे होता है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक F पॉजिटिव होता है, दूसरा F नेगेटिव होता है। F पॉजिटिव का मतलब वो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है, ध्यान से सुनना, वो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड को रखता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? तो आप क्या कहते हैं? सर्कुलर। जो सर्कुलर डीएनए होता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है, इसी सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। अगर किसी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए है, तो ये F पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं है तो वो क्या होता है? F नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये जो 2 बैक्टीरिया है आपके पास, एक बैक्टीरिया कैसा होता है? F पॉजिटिव, और दूसरा कैसा होता है? F नेगेटिव होता है। ठीक है, इस F पॉजिटिव बैक्टीरिया को मैंने मेल बैक्टीरिया कहा और इसको मैंने क्या कहा? फीमेल बैक्टीरिया कहा। मैंने क्या कह दिया? फीमेल बैक्टीरिया। अब होता क्या है? हाँ, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, बिल्कुल आई बात याद आपको। अब होता क्या है कि ये जो F पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा कि इसका जो सर्कुलर प्लाज्मिड है, इसके साथ ऐसे ट्यूब बनाएगा, ट्यूब बना के इस बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाएगा और अपने प्लाज्मिड को इसमें छोड़ देगा। अब देखो इसके पास प्लाज्मिड नहीं था, ये यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मिड में कौन सी साइट होती है? ओराई साइट होती है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब क्या होगा? ये प्लाज्मिड कॉपी करेगा और यहाँ पे एक प्लाज्मिड, दूसरा प्लाज्मिड यहाँ चला जाएगा, तो ये F नेगेटिव बैक्टीरिया भी कैसा हो जाएगा? F पॉजिटिव हो जाएगा। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बट एक्चुअल में ये सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता एक्चुअल के अंदर, अगर अपन बात करें तो। बस इसी तरीके से होता है। होता क्या है? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ता है, एक F पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? F नेगेटिव। F पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करता है? जिसमें प्लाज्मिड है, जिसमें सर्कुलर डीएनए है, वो क्या करेगा? उस सर्कुलर या फिर प्लाज्मिड को क्या कर देगा? उस सर्कुलर प्लाज्मिड को क्या कर देगा? वो जिसमें नहीं है F नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में छोड़ देगा। तो F नेगेटिव वाला बैक्टीरिया क्या करेगा कि उसमें अगर प्लाज्मिड आ गया तो वो क्या हो जाएगा? खुद
F पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल सकता है। बरसाती दिनों में वाटर में जल्द कीड़े क्यों पड़ते हैं? तो इसका तो रीजन है ना, ये उनका रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, इस टाइम पे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।